So, hello students, how are you all? I hope you all are doing good and preparing well for your board examinations. And for that purpose only, आज मैं poetry लेके आया हूँ, a road side stand, which is from your book Flamingo, and we'll try to cover up all the aspects from this poetry जो भी examination point of view से important है. So let's see अभी आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं. First of all, I'll be introducing you with the poetry, and along with that, I'll explain you a bit of the theme of the poem, and then I'll explain you the poetry stanza wise, and then in the last, we'll discuss the poetic devices, which are really important, which are very vital for your board's exams. So, we'll quickly start with the poetry. एंड नाउ हियर यू कैन सी रोड साइड स्टैंड. सबसे पहले आप जानिए रोड साइड स्टैंड ये होता क्या है. रोड साइड सड़क के किनारे स्टैंड, तो कोई स्टैंड लगा रखा हो किसी ने, कोई ठेला लगा रखा हो किसी ने, कोई दुकान लगा रखी हो छोटी. ओके, जो वेंडर्स होते हैं, छोटे फ्रूट सेलर्स होते हैं, इसे हम रोड साइड स्टैंड कहते हैं. तो हमारे जो पोएट साहब हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि ये जो वेंडर्स हैं, ये जो ठेले वाले हैं, इन लोगों के पास ना बड़ी कम इनकी कमाई हो पाती है. इनके पास लोग आते नहीं हैं, इनके पास पॉलिश पीपल, अमीर लोग नहीं आके रुकते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव दैट देयर टेंडेंसी कि हम बड़े दुकान से खरीदेंगे, हम शोरूम से खरीदेंगे. एंड दीज पीपल आर पुअर, दीज आर द मियर पेटी पीपल. So, in this poem, Robert Frost is criticizing the unequal and unjust society. Yes, according to Robert Frost, our society is unequal and unjust. There's a gap, there's a huge gap between the rich and the poor. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऐसा मानना है कि जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों की मदद नहीं करते हैं. ये जो सड़क किनारे खड़े होकर बेच रहे हैं, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, दे आर नॉट बैगिंग, रादर दे आर वर्किंग. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहते हैं फ्रॉम दूस पॉलिश्ड पीपल्स कि आप रुकिए और आप कुछ खरीदिए इनसे, सो दैट इवन दे कैन हैव देयर पार्ट ऑफ earning. And then Robert Frost contrasts the struggling lives of the countryside people with the insensitive life of the city dwellers. City dwellers, शहर में dwell करने वाले, रहने वाले, घूमने वाले लोग. ओके, कंट्रास्ट करने का मतलब होता है कंपेयर करना. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं सिटी ड्वेलर्स की, शहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को, किससे? जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग कंट्री साइड में रहते हैं. और सिटी ड्वेलर्स को उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है? इनसेंसिटिव का है. इनसेंसिटिव क्यों का है? इनसेंसिटिव लाइफ, क्योंकि उनको सेंसेस नहीं है, वो दूसरों के लिए नहीं सोच पाते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऐसा कहना है, वो सिर्फ अपने खुद के लिए जीते हैं. फाइन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोइट्री किस चीज़ के बारे में है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट है. सो विल स्टार्ट विथ स्टैंजा 1 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड आई रीड द स्टैंजा, आई एक्सप्लेन, एंड अलॉन्ग विद दैट आप साइड में देख सकते हैं मैंने इंपॉर्टेंट मीनिंग्स लिख रखे हैं वर्ड्स के जो इसमें स्टैंजा में आए हैं. एंड नीचे भी जहाँ पे जो भी काम की चीज़ें वो मैंने इसमें लिख रखी है. यू ऑल कैन टेक screenshots and note down. So the little old house was out with a little new shed. Okay, so एक किसी का घर है, उसने अपने घर के आगे शेड लगा लिया है जहाँ से वो अपना सामान बेच सकता है. In front at the edge of the road where the traffic sped. यहाँ पे स्पेड का मतलब क्या है? स्पीड अप, तेज से निकल जाना. तो वहाँ पे जो एज ऑफ रोड, रोड के किनारे पे घर है, वहाँ पे उन्होंने शेड निकाल रखा है, और जो ट्रैफिक है वो वहाँ पे रुक नहीं रहा है, वो तेजी से वहाँ से निकल रहा है. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread. Okay, so जो रोड साइड स्टैंड है वो वहाँ पे पथेटिक कंडीशन में खड़ा हुआ है, प्लेड कर रहा है. प्लेड करने का मतलब क्या होता है? प्लीज करना, किसी से गुहार करना, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना. तो रोड साइड स्टैंड प्लेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ पे लोग खड़े हैं, जो बेचने के लिए खड़े हैं, वो जो वेंडर खड़ा है, वो क्या कह रहा है? वो प्लीड कर रहा है कि आप लोग रुकिए और यहाँ से कुछ खरीद के जाइए मेरे से. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports. तो कह रहा है वो आपसे भीख नहीं मांग रहा है. ही इज नॉट आस्किंग फॉर द डोल ऑफ ब्रेड. डोल ऑफ ब्रेड का मतलब क्या है? अ टाइनी पोर्शन ऑफ ब्रेड. ब्रेड का मतलब यहाँ पे डबल रोटी से नहीं है. ब्रेड का मतलब यहाँ पे है आपके खाने से है, रोटी से है, व्हीट से है, आपका स्टेपल फूड से है. तो बोल रहे वो आपसे ब्रेड नहीं मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है कि आपसे कोई दान नहीं मांग रहा है. वो he is just asking for some money, and not for some money as a part of a begging. Rather he is selling something and he is having his roadside stand. अपनी उसने रेडी लगा रखी है, दुकान लगा रखी है, और कह रहा है कि मुझे सपोर्ट करो. जो आप कैश दोगे, जो फ्लो करेगा कैश, उससे मेरी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा. The flower of cities from sinking and withering faint, the polished traffic passed with a mind ahead. ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नोट में मैंने नीचे लिख रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं. फ्लावर ऑफ सिटीज़ क्या है? यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज़ करा गया है. जैसे कि हम कहते हैं ना कि फ्लावर्स को बचाया जा सकता है विदर होने से, ख़राब होने से, जब उनकी एक्स्ट्रा केयर करी जाए, उनको टाइम पे पानी दिया जाए, उनमें खाद डाली जाए,
और जितनी भी मैन्योर फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सब उनको अच्छे से प्रॉपरली मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा कैश है ना वो भी उसी तरीके से काम करेगा उनको फ्लरिश करने के लिए, जो गरीब लोग हैं। तो ही जस्ट आस्किंग कि हमें भी विथरिंग होने से, खराब होने से बचना है। और जो पॉलिश ट्रैफिक है, यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक किसको कहा गया है? पॉलिश ट्रैफिक यहाँ पे अमीर लोगों को कहा गया है, जब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल जा रहे हैं, कोठी बंगले वाले लोग, ठीक है। तो वहाँ से निकल जा रहे हैं, पास विद द माइंड अहेड। what's there in their mind? In their mind they have a tendency कि हम आगे जाके लेंगे, किसी बड़े स्टोर से लेंगे, ठीक है। हम नाउ, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape mad with the artless paint. ओके, मैड का मतलब क्या होता है? स्पॉइल्ड होता है। तो उन लोगों को लगता है, अमीर लोगों को लगता है कि इन्होंने देखो इतना अच्छा लैंडस्केपिक व्यू था, इतनी सुंदर सीनरिक जगह है, वहाँ पे अपने ठेला लगा के जगह की ब्यूटी खराब कर रहे हैं। तो द पोइट इज सेइंग कि नो मैटर वो जगह खराब कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जगह एक्चुअली खराब नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। बट पॉलिश पीपल का क्या मानना है कि जो लैंडस्केपिक व्यू है, अच्छी सी सनरिक ब्यूटी है, वहाँ पे इन्होंने अपना ठेला लगा के, अपनी दुकान लगा के उस जगह को कैसे कर दिया? मैड कर दिया। मैड यानी कि क्या होता है? स्पॉइल कर दिया है। और उनकी जो पेंट है उसको आर्टलेस कहा गया है। जो उन्होंने साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं, जो उन्होंने अपने रोड साइड स्टैंड के ऊपर कुछ लिख रखा है, तो उसको उन्होंने कहा है कि बहुत ही आर्टलेस तरीके से लिखा है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको मीनिंग इस चीज़ का। मूविंग फर्दर ऑन स्टैंजा 2। तो ये पिक्चर ध्यान से देखना, कद्दू है ये, ठीक है, जो हमें किसी को खाने में पसंद नहीं है, तो वो यहाँ पे उसको मेंशन करा है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज एंड वुडन क्वार्ट्स। वुडन क्वार्ट्स का मतलब टोकरियाँ होती हैं, जो टोकरी लकड़ी की होती है। तो कह रहे हैं क्योंकि ये जो वेंडर्स है, जो बेचने वाले हैं, ये लोग इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्होंने जो डायरेक्शंस बना रखे हैं ना अपने बोर्ड के ऊपर, वो भी गलत बना रखे हैं। एन टर्न रॉन्ग, एस टर्न रॉन्ग का मतलब है रॉन्ग डायरेक्शन। दिस शोज देयर इलिटरेसी। इससे क्या हमें पता चलता है कि जो बेचने वाले लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और साथ क्या बेच रहे हैं लोग? दे आर सेलिंग फ्रूट्स, दे आर सेलिंग इन द वुडन क्वार्ट्स, टोकरियों में फ्रूट्स रख के, वेजिटेबल्स रख के, ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। और क्रुक नेक गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर रैट्स। हाँ, क्रुक नेक का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गर्दनों वाले, जो डंडियाँ है ना इनकी, स्क्वैशेस की, स्क्वैश ये जो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, कद्दू की जो ऊपर डंडी निकली हुई है, उसको उन्होंने क्या कहा? क्रुक नेक्ड, कि उसकी जो नेक है, उसकी जो डंडी है वो कैसी है? टेढ़ी मुड़ी हुई है। विथ सिल्वर रैट्स। अभी सिल्वर रैट्स क्या होता है? इस एक जो ऊपर ग्रोथ नहीं आ जाती है, जैसे आलू के ऊपर आ जाती है ग्रोथ, आउटर सर्विस के ऊपर जो एक कुछ ग्रोइंग आ जाती है, तो वो सिल्वर कलर की एक लेयर आ गई है। ओके, क्योंकि शायद बिक नहीं रहे हैं, बहुत टाइम से उनके पास रखे हुए हैं, तो मे बी दैट इज गेटिंग नो rotten, or maybe that it shows that. So, or beauty rests in the beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? The hurt to the scenery wouldn't buy my complaint. Okay. सो यहाँ पे पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही अनॉयड मैनर में, बहुत ही गुस्सा होकर, नाराज़ होकर कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन एट द सेम टाइम यू पीपल आर मीन, मतलबी भी हो तुम लोग, क्योंकि तुम अपना सारा पैसा तो अपने पास रखते हो, जो बेचारे गरीब है उनको कुछ तुम दे नहीं रहे हो, तुम सारा माल जाके खरीद रहे हो, बड़ी बड़े स्टोर से, बड़ी बड़ी दुकानों से खरीद रहे हो। ओके, सो पोएट ये नहीं कहता है कि अमीर लोगों को लगता है कि उन्होंने सीनरी ख़राब कर दी है तो उसकी कोई कंप्लेन कर रहा है। पोएट बोलता है कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगता है लगने दो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट कंप्लेनिंग दैट यू आर हर्टेड बिकॉज दीज पीपल हैव स्पॉइल्ड दी सीनरी, बट रादर वाई द पोएट इज हर्टेड बिकॉज, क्योंकि उस पोएट के अकॉर्डिंग गरीब लोगों की, पुअर पीपल की ये लोग मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि ये कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम दे आर नॉट बैगिंग, अकॉर्डिंग टू पोएट दे आर डूइंग समथिंग, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। ओके, सो दिस इज़ वॉट दिस स्टैंजा मीन्स। आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा। वर्ड मीनिंग साइड में लिख रखे हैं, आप लोग ईजिली उसको पढ़ सकते हैं। मूविंग फर्दर, now in stanza 3, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Yes, this word trusting sorrow, इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैंने लिखा है the sorrow which the poor people go through because of their trust on the rich people. The hollow promises and insensitive nature of the rich people make the poor people feel very bad for them. तो इनको ट्रस्ट है ना अभी एक, कि बेचारे रुक जाएंगे, ये लोग अमीर लोग हैं, ये रुकेंगे, खरीदेंगे। जैसी कोई गाड़ी थोड़ी सी धीरे होती है तो उनके मन में एक आशा जग जाती है, होप जग जाती है कि शायद कोई उतरेगा और कुछ लेगा। ओके, सो इसलिए इसको ट्रस्टिंग सॉरो कहा गया। सॉरो दुख है किस चीज़ का? ट्रस्ट करने का, है ना, ट्रस्ट करने का दुख है उनको, दैट इज अनसेट।
Here far from the city we make a roadside stand and ask for some city money to feel in hand. बोले भाई साहब हमें भी कुछ पैसा दो, हम भी फील करना चाहते हैं. सिटी मनी, सिटी मनी का मतलब क्या है? अमीर लोग जो बाहर कमा रहे हैं. बोले फ्लो ही नहीं हो रहा है मनी का, हम तो बेचारे गरीब के गरीब बने हुए हैं, आप कोठी बंगले वाले होते जा रहे हो. ओके. So to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving picture promise that the party in power is said to be keeping from us. Okay. सो यहाँ पे क्या बोला है उसने, ये जो मूविंग पिक्चर प्रॉमिस का मतलब क्या है कि ये लोग भी जब मूवीज़ में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, ओके, कि कोई गरीब आदमी है, उसने बड़ी मेहनत करी, कुछ सामान बेचा और उसने अपनी बहुत ही लग्जीरियस लाइफ बाद में उसकी हो गई, तो कहते हैं कि हम भी वो जो मूविंग पिक्चर्स हैं उसकी तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उसकी लाइफ जीना चाहते हैं. एंड द पार्टी इन पावर इज सेट टू कीपिंग फ्रॉम अस. एंड द पोइट इज सेइंग इवन द पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स इवन दीज आर कीपिंग देम असाइड. ये भी इनका भला नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ से भी इनका कुछ भला नहीं हो रहा है. नाउ इन स्टैंजा 4 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अच्छे से इसको पढ़ना. इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन. पहले तो मैं आपको किन का मतलब बता दूं. किन का मतलब होता है हमारा परिवार, कुल. ओके. और पिटिफुल का मतलब क्या होता है? जिस पे दया करी जा सके. तो कह रहे हैं कि हम सब जितने भी गरीब लोग हैं ना, हम सब एक ही परिवार के हैं. भले ही वो एक फैमिली के नहीं है, मगर उनकी फैमिली कैसे बन रही? क्योंकि वो सब गरीब है. हाँ, मैं गरीब हूँ, ये भी वही है. सो पिटिफुल क्यों बोला गया है? क्योंकि वो उस अपनी पिटी शो कर रहे हैं, अपनी दया उसमें दिखा रहे हैं कि हम दयनीय स्थिति में, आर कंडीशन इज लाइक सीरियसली to pity, are to be brought out and mercifully gathered in to live in village next to the theater and the store. तो कह रहे हैं कि अभी बड़े बड़े बिजनेसमैन ने और ब्यूरोक्रेट्स ने डिसीजन लिया है कि भाई हमारे को यहाँ से, हमारे पूरे गरीब लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, हमारी ज़मीनें ले ली जाएंगी और हमको जहाँ शिफ्ट किया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, आसपास हमारे थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे. यानी इन्हें बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं. ओके. एंड वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे. तो ये देखिए मैंने इसको बोर्ड में भी इसीलिए लिखा है कि ग्रीडी गुड डूअर्स. अब अगर कोई गुड डूअर है तो वो ग्रीडी कैसे हो सकता है? लालची भला करने वाला. हाउ डज इट पॉसिबल? लाइक कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लालची आदमी आपका भला करेगा? एंड बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे. तो बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या होता है? एनिमल किलिंग अदर एनिमल. प्रे मतलब शिकार होता है. तो अब बेनिफिट भी कर रहा है और शिकार भी कर रहा है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है. अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. लेकिन अभी आप ये देखिए कि जो जितने भी बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको यहाँ पे क्या कहा गया है? ग्रीडी गुड डूअर्स कहा गया है. सो नाउ दे आर द बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे. Swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. ओके. अभी उन्हें बड़े बड़े उनके चारों तरफ मंडरा रहे हैं वो लोग, उनको लालच दे रहे हैं कि भाई ये बंदे हाथ से निकल नहीं जाए, इनकी ज़मीन हाथ से नहीं निकल जाए. दिन भर उनके आसपास स्वाम ओवर का मतलब होता है मंडराना. जैसे मक्खी होती है ना, वो आसपास कान पे करती रहती है, वैसे वो लोग पूरे दिन कान के पास सुन के मंडरा रहे हैं. उनको ये लग रहा है कहीं ये हाथ से हमारे नहीं निकल जाए. एंड दे आर सूथिंग देम. उनको पता सूथ करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा उनको दिलासा दे रहे हैं कि उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दे, विट्स ही काम करना बंद कर दें. इतना लालच दे दो कि बेचारा गरीब को सोच ही नहीं पाए आगे. And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way, where they won't have to think for themselves anymore. अभी देखो मैं आपको दो मीनिंग बताऊंगा, एक लिटरल मीनिंग बताऊंगा, एक फिलोसफिकल मीनिंग बताऊंगा. लिटरल मीनिंग तो कहता है कि भाई उनको सिखा रहे हैं दिन में सोना, और वो अपना पुराना रात को सोने वाला तरीका भूल गए हैं. जैसे हम सब लोग भी रात को ही सोते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि उनको दिन में इतना सुला दिया गया है कि वो अपना जो एंशियंट वे था रात को सोने का, उसको भूल चुके हैं और उनके पास कोई टाइम नहीं है, ना उनके समझ में आ रहा है कुछ क्या सोच सके. बट इसका जो फिलोसफिकल मीनिंग है, इसका जो रियल मीनिंग है वो ये है कि वो जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं वो इतना उनको उनके लिए इतना कुछ उनको लालच दे रहे हैं कि उनको एक्चुअली समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो क्या करें इस कंडीशन में. These benefactors make the village completely dependent on them, thus robbing them of their ability to think for themselves or be independent. Greedy good doers who manipulate these innocent villagers and ask them not to use their own ideas. Yes, तो उनको हर चीज़ हाथ पे रख के दे रहे हैं. जैसे गवर्नमेंट नहीं करती है हर चीज़ फ्री में दे देना, ये भी मुफ्त कर दिया, वो भी मुफ्त कर दिया, अनाज फ्री ले लो. तो गरीब आदमी बोलेगा मैं कमाऊंगा ही क्यों जब मुझे सब कुछ फ्री मिल रहा है. तो एक्चुअली वो उनका भला नहीं कर रहे हैं, वो उनको डिपेंडेंट बना दे रहे हैं. दिस इज व्हाट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सेइंग ओवर हियर. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा. मूविंग फर्दर. नाउ समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर. यहाँ पे जो आए है ना, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए है. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने मन की बात बता रहे हैं पूरी, कि मतलब उनको क्या लगता है. तो समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर. बेयर का मतलब होता है सहन कर पाना. कभी कभी मुझे लगता है कि भाई मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगा ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसको देखते हुए.
The thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brake, the sound of a stopping car. तो ये क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि दिन भर उनके मन में ना एक बच्चे जैसी लॉन्गिंग होती है, चाह होती है। लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पाने की चाह, डिज़ायर, है ना। उनकी जो लॉन्गिंग है वो किस में जा रही है, वेन में जा रही है। वेन का मतलब होता है ख़राब हो जाना बिल्कुल, जिसका कोई सक्सेस नहीं मिलना। तो अब इन गरीब लोगों की क्या चाह है पूरे दिन भर की, इनकी चाह है कि कोई गाड़ी आके रुके, इनकी डिज़ायर क्या है कि कोई हमसे सामान खरीदे। तो ये कह रहे हैं कि जो सैडनेस है, उदासी है, वो झांक रही है। लर्क्स का मतलब क्या होता है, झांकना। तो जब शॉप ओनर्स, ये जो वेंडर्स हैं, ये जो जब अपने ठेले से बाहर झांकते हैं, तो ऐसा कैसा लगता है उनको कि जैसे उदासी बाहर झांक रही हो अपनी विंडो से। जो उदासी है, दैट इज नो लर्किंग आउट, एंड दे आर वेटिंग फॉर द होल डे। पूरे दिन वो लोग वेट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, कि कोई ग्राहक आए और हमसे कुछ खरीदे। लेकिन जागो ग्राहक जागो, बेचारा ग्राहक जाग ही नहीं रहा है। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। स्क्वील ऑफ ब्रेक मतलब वो जो आप आवाज़ आती है ना, एकदम तेज़ी से ब्रेक मारते हैं, तो वो स्टॉपिंग, साउंड ऑफ स्टॉपिंग अ कार। जब उनको आवाज़ जैसी सुनते हैं कि कोई कार रुकी, तो वो एकदम से भाग के जाते हैं। उनको लगता है चलो भाई कोई तो ग्राहक आया। Of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are. तो कह रहे हैं कि भाई इतनी हज़ारों कारें निकल रही हैं, अगर कोई गलती से एक दो कार रुक भी जाती हैं तो भी वो सामान नहीं खरीदने के लिए रुकती हैं। रादर दे आर आस्किंग फुलिश क्वेश्चंस कि भाई ग्रेन की प्राइस क्या है, गेहूं की प्राइस क्या है, बाजरी की प्राइस क्या है, वट एवर द ग्रेन प्राइस, वट एवर द थिंग विच एक्चुअली दे आर नॉट सेलिंग, उसकी प्राइस उनसे पूछने रुक जाते हैं। एंड वन डेड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास एंड यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। और बोले एक आध ऐसे भी हैं कि रुकते हैं, लेकिन कुछ खरीदने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी गाड़ी को यू टर्न लेने के लिए, रिवर्स लेने के लिए, और वहाँ की जो भी ग्रास है आसपास की, वो भी अपने टायर से ख़राब कर देते हैं। मतलब इन लोगों की पूरी उम्मीद बनती है गरीबों की, दे दे हैव देयर होप्स इन देयर माइंड कि भाई एटलीस्ट फाइनली कोई आया और अभी हम अपना को सामान बेच पाएंगे। तो वो अपनी खिड़कियों से बाहर झांकते हैं, देखते हैं, बड़ी आशा में बैठे होते हैं। बट इवेंचुअली होता क्या है कि कोई उनसे सामान पूछता है, कोई उनसे एड्रेस पूछ लेता है, कोई उनसे वो चीज़ मांगता है जो वो बेच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग वहाँ से अपनी गाड़ी मोड़ के निकल लेते हैं। तो इवेंचुअली अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हो ये रहा है कि अभी भी उन लोगों के मन में उदासी है, अभी भी उन लोगों के मन में होप्स है इस चीज़ को लेके कि कोई आए और हमसे हमारे सामान खरीदे और हम भी पैसा कमा सके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ लास्ट स्टैंजा, नॉट लास्ट, आई थिंक इसके बाद एक और होगा शायद। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट इन अ गैलन ऑफ गैस। दे कुडंट, they had none, they didn't it see? No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. तो अब कह रहे हैं, अब कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पे रुकते हैं अलग क्वेश्चन पूछने के लिए, कुछ पूछते हैं वेदर दे आर सेलिंग अ गैलन ऑफ गैस। गैलन ऑफ गैस मतलब जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने, वैसे फॉरेन कंट्रीज़ में कहते हैं गैस, ओके, गैस स्टेशन कहते हैं उसको। तो गैलन ऑफ गैस एक क्वांटिटी बताई गई है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुस्सा हो जा रहे हैं, नाराज़ हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं क्या भाई तुमको पता नहीं है क्या, दिख नहीं रहा है क्या कि यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ पे कोई परचूनी नहीं बेची जा रही है। यहाँ पे ये लोग बेचारे वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं, वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, तो स्क्वैशेस बेच रहे हैं। अगर आपने खरीदना है वो खरीदो। आप कार रोक के पूछ रहे हो हाँ भाई पेट्रोल है क्या, 100 का भर देना। तो ऑब्वियसली बात है, दैट इज समथिंग यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू वेस्टिंग द अदर पर्सन टाइम ऑल्सो। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज फ्यूरियस ओवर हियर, ओके। And now what he says, no, in country money, the country scale of gain, the requisite life of spirit has never been found. तो देखिए मैंने यहाँ पे साइड में इसका मीनिंग लिख रखा है, रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक वन फील कॉन्फिडेंट एंड सेव मनी। द पोएट सेज दैट द काइंड ऑफ वर्क दीज विलेजर्स do and the kind of things they sell, it cannot lead to the required upliftment. तो उनका यही कहना है, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। इतना कभी इनके पास कमाई नहीं हुई है कि इनके अंदर भी ना ये लोग उस गरीबी से बाहर निकल सकें, उस पॉवर्टी से बाहर निकल सके, इनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। ये कभी इतना कमाई नहीं पाते हैं, बेचते ही बेचारे छोटा मोटा सामान है, कहाँ से आएंगे ये अपनी गरीबी से बाहर, ओके। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, इनकी जो आवाज़ है उनमें एक कंप्लेनिंग वॉइस है। कंप्लेनिंग वॉइस किससे है, अमीर लोगों से, रिच पीपल से, कि भाई आप लोग कभी इतना आते हो कुछ तो ले लिया करो। वी आर नॉट बैगिंग, वी आर सेलिंग समथिंग। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then the next day, as I came back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Yes,
नाउ दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोइट्री। लास्ट की लाइन है, यहाँ पे आए, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट से मतलब है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं कि उनके मन में एक इच्छा जागती है कि एक झटके में, जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मैं इन सबके दुख दर्द को दूर कर दूँ। ठीक है, दुख दर्द तकलीफ पीड़ा सब इनकी दूर कर दी जाए। ठीक है, कैसे कर दी जाएगी ये कह रहे हैं कि ये मेरे पास जो मन में मेरे ख्याल आता है ऐसा, जब मैं अपने सपने में होता हूँ, जब मैं सोचता हूँ उनके बारे में, लेकिन जैसे ही मैं अपने सेन में आता हूँ, सेन का मतलब देखा है ना, आई कम बैक इन टू द सेन, सेन का मतलब होता है होश में आना। तो जब मैं होश में आता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने ये जो सोचा है ये एक बचकाना सजेशन है, एक बचकाना मेरा थॉट है कि एक झटके में इन लोगों को मैं इनकी तकलीफ़ों से, दुख दर्द से बाहर लेके आ जाऊँ। ऐसा तो हो नहीं सकता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कोई सुपर नेचुरल पावर ये कर दे और ये सारे गरीब लोग बेचारे एक झटके में बाहर जाएं। And the next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Now, here Robert Frost is urging, requesting the readers, to you and to me, that yes, we people can bring out those poor people out of their issues, their miseries. उनसे हम लोग उनको बाहर निकाल सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने रीडर्स को कहते हैं कि अभी आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सुपर नेचुरली तो ये होना नहीं है। मैंने एक बार सोच लिया, पर जब मैं बुद्धि में आया, समझ में आया मेरे को, तो मेरे को ये चीज़ का एहसास हुआ दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। सो नाउ अभी जो मैंने नीचे लिखा है आप ये पढ़िएगा अच्छे से। द पोएट ड्रीम्स ऑफ अ सुपर नेचुरल हेल्प फॉर द पुअर पीपल, a touch of magic or like, so that the poor people will be redeemed from their state of poverty and misery instantly. पोइट का यही मानना है, इंस्टेंटली बाहर आ जाए एकदम 2 मिनट में। जैसे मैगी बन जाती है ना, वैसे ये भी 2 मिनट में बाहर जाएं। पर ना तो मैगी 2 मिनट में बन पाई है, ना ये गरीब 2 मिनट में गरीबी से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी ये पढ़ते हैं। द पोएट फाइनली रिजॉर्ट टू सम हेवनली हेल्प फॉर द पुअर बाय विच दे पॉवर्टी वुड बी रिमूव्ड। हेवनली हेल्प का मतलब वही, ऊपर से भगवान से मदद मांगते हैं, हे भगवान इनकी मदद करो। बट सून ही रियलाइजेस हाउ चाइल्डिश हिज ड्रीम्स आर दैट द पुअर हैवंट इम्प्रूव्ड। तो उनको तुरंत रियलाइज भी हो जाता है कि ये जो मैंने सपना देखा ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको समझा दी बात। एंड दिस पॉइंट द पोएट वांट्स हिज रीडर्स टू प्रॉमिस हिम टू हेल्प द पुअर। एंड यस, टू यू एंड टू मी, वी आर द रीडर्स। हम लोगों से, जनता से, लोगों से ये गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप ही हैं इनका सहारा, अब आपने ही बनना है, आपने इनको बाहर लेके आना है। दैट मीन्स यस। और हम कैसे कर सकते हैं? अभी हम इंग्लैंड तो जाएंगे नहीं, अमेरिका तो जाएंगे नहीं कि वहाँ पे वो रोड साइड स्टैंड खड़ा है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे आसपास जो वेंडर्स हैं, जो गरीब ठेले वाले हैं, हम उनसे कुछ खरीद सकते हैं। तो शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मन की बात पूरी हो जाए जो वो चाहते थे। एंड हियर दिस पोइट्री एंड्स। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, यू पीपल कैन पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई गिव दी आंसर्स, और आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नो वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे, और एक नया फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, शायद आप लोगों को नहीं आता होगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट जिसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है, हालांकि बहुत ईजी है, बट समझना जरूरी है होता क्या है। तो एक तो हम इसमें देख लेते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन मैं आपको समझा देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन करना कहते हैं। जैसे मैं बोल दूँ पेड़ भाग रहे हैं, अब भागने का काम इंसान का है, तो पेड़ नहीं भाग सकते हैं, बट फिर भी मैंने बोला ना पेड़ भाग रहे हैं, तो वो मैंने भागने का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इंसान का जो ट्रेट है, वो एक नॉन लिविंग थिंग को दे दिया। अब ये मत बोल देना बायो वालों कि भाई पेड़ तो सर लिविंग थिंग होता है, मेरे को इंग्लिश आती है, बायो नहीं आती है। ठीक। सो अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। तो अब यहाँ पे देखो, प्लेड करने का मतलब मैंने बताया था ना, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस लाइन के अंदर ही पर्सोनिफिकेशन हो रहा है कि जो रोड साइड स्टैंड है वो बेचारा गुहार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, ये आओ मेरे से कुछ खरीद लो। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, रोड साइड स्टैंड नॉन लिविंग थिंग है, टपरी है वो तो एक, तो वो कैसे बोल सकता है? बट ये पर्सोनिफिकेशन है। देन मेटाफॉर, ट्रस्टिंग सॉरो। मैंने आपको समझाया था पहले क्या है ट्रस्टिंग सॉरो, किस चीज़ का दुख है? ट्रस्ट करने का सॉरो है। क्या ट्रस्ट करा है गरीबों ने कि ये कोठी बंगले वाले लोग अपनी गाड़ी रोकेंगे और हमसे हमारा सामान खरीदेंगे, सो वो ट्रस्टिंग सॉरो है। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लॉर्ड पुनीत तो नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। The peasants set up their shed trusting that their wares will attract the city folks to buy their product and thus provide additional income. However, they are filled with sorrow when no one show interest. मैं समझा चुका हूँ, वही वाली बात लिखी है कि उनको सौरो दुख हो जाता है जब उनके सामान में, उनके ठेले पे कोई इंटरेस्ट अपना नहीं दिखाता है। तो ना ऑक्सीमोरॉन एंड एलिट्रेशन। ऑक्सीमोरॉन पहले बता देता हूँ आपको, ऑक्सीमोरॉन भी शायद आपको नहीं आता होगा मे बी। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब हम दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं, दो ऑपोजिट वर्ड्स को भी एक साथ लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ रात दिन,
तो रात और दिन दोनों अलग अलग हो गए ना, कंट्रास्ट हो गया। तो वैसे यहाँ पे देखो लिखा है ग्रीडी गुड डूअर्स। अब गुड डूअर भी है और ग्रीडी भी है, लालची भी है और भला इंसान भी है, ये कैसे हो सकता है एक साथ? तो इसलिए इसको क्या कहा गया यहाँ पे, ऑक्सीमोरन कहा गया। दूसरा क्या है, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। अब बीस्ट ऑफ प्रे जो तो आपका शिकार करेगा, प्रे यानी कि शिकार होता है, बीस्ट यानी कि आप जानते हो बीस्ट। और बेनिफिशिएंट क्या होता है, जो आपका भला करे। तो ये भी देखो दो वर्ड, कंट्रास्टिंग वर्ड एक साथ लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, या फिर से आपका ऑक्सीमोरन आएगा। जैसे हम बोलते हैं एग्जैक्ट कॉपी, अब एग्जैक्ट होगा या कॉपी होगा, एक ही तो चीज़ हो सकता है ना। तो वो कैसे हो गया, एग्जैक्ट कॉपी हो गया। आपकी एक पोइट्री थी, फोटोग्राफ, उसमें था लिखा था लेबर ईज। तो लेबर करना यानी मेहनत करना, और ईज करना यानी आराम से बैठना। तो लेबर और ईज देखो दोनों फिर से एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्लास 11 की पोइट्री थी, और फोटोग्राफ उसका बता रहा हूँ मैं। तो ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब दो ऑपोजिट वर्ड, दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स को हम एक साथ यूज करते हैं, उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। एंड देन एलिट्रेशन, आप जानते हैं एलिट्रेशन क्या होता है। ओके, जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स, दिस कॉन्सोनेंट साउंड सिमिलर। ओके, नाउ बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बी, बेनिफिशिएंट बीस्ट बी, ग्रीडी जी, गुड जी। ओके, ग्रीडी गुड। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एलिट्रेशन तो आता है आप लोगों को। ग्रीडी गुड हो गया, साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट। एंड देन वी कम टू द ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसमें दो यूज हुए हैं, एक तो है पॉलिश ट्रैफिक, एक है सेल्फिश कार। अब ये क्यों है और कैसे है, मैं आपको वो समझा देता हूँ पहले। देखो एपिथेट क्या होता है, एडजेक्टिव आप सब जानते हैं ना क्या होता है एडजेक्टिव, जो शब्द किसी नाउन की विशेषता को बताए, है ना। जब कोई वर्ड्स किसी नाउन को ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एपिथेट क्या है, एडजेक्टिव का सिनोनिम है। ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं, ओनली एपिथेट। जैसे कि मैंने बोला अ हैप्पी पर्सन, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, हैप्पी पर्सन, तो पर्सन हमारा नाउन था और हैप्पी उसका एडजेक्टिव था। अ सैड गर्ल, गर्ल हमारी नाउन थी और सैड उसका एडजेक्टिव था, ठीक है। ये तो एपिथेट होता है। एपिथेट में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि एपिथेट का मतलब क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, कि जब हम उस नाउन को रिप्लेस कर दें, ठीक है, हम उस नाउन को रिप्लेस करके कोई दूसरा नाउन ले आए और एडजेक्टिव सेम रखें, तो उसे कह देंगे ट्रांसफर हो जाना उसका। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो इसने क्या लिखा है, पॉलिश्ड ट्रैफिक। अब देखो ट्रैफिक यहाँ पे क्या है, हमारा नाउन है, और पॉलिश्ड क्या है, एडजेक्टिव है। पर आप बताओ कोई ट्रैफिक के ऊपर पॉलिश कर सकता है क्या? पॉलिश किस पे होता है, जूते पे होता है, किसी मेटालिक सरफेस पे होता है, किसी ग्लास पे होता है। तो यहाँ पे उसने नाउन चेंज कर दिया, जो होना चाहिए था। होना तो क्या चाहिए था, पॉलिश के साथ में कोई ना कोई ऐसा मेटेलिक चीज लगनी चाहिए थी, नॉन मेटल। ट्रैफिक को कोई कैसे पॉलिश कर सकता है? तो इसने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया एडजेक्टिव को। तो इसलिए आप इसको बोला गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे देखो लिखा है सेल्फिश कार्स। अब सेल्फिश तो ह्यूमन बींग्स का ट्रेट है ना, सेल्फिश तो इंसान हो सकता है, जिसमें जान है, जिसके अंदर लिविंग बींग है, वही तो सेल्फिश हो सकता है। कोई नॉन लिविंग थिंग कैसे सेल्फिश हो सकती है? पर यहाँ पे इसने एडजेक्टिव तो सेल्फिश रखा है, और देखो नाउन में उसने क्या लगा दिया, कार लगा दिया है। तो कहने का मतलब ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट में, कि जब हम एडजेक्टिव को उस जगह यूज करते हैं जहाँ पे उसका मेल नहीं हो रहा है, जहाँ पे वो मैच नहीं हो रहा है, उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। क्योंकि एपिथेट का मतलब है एडजेक्टिव, और ट्रांसफर्ड एपिथेट है जब हम एडजेक्टिव को गलत जगह लगाते हैं। और जनरली करते क्यों है, उस चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए, उस चीज़ को बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा एग्जैजरेट करने के लिए। फाइन। जैसे मैंने लिखा है ना, देखो यहाँ पे अ हैप्पी पर्सन, अभी मैं लिख दूँ हैप्पी बर्थडे, तो भाई खुश बर्थडे कैसे होता है, जन्मदिन कैसे खुश हो सकता है ना। तो जन्मदिन पर्सन होगा ना खुश, तो हैप्पी बर्थडे भी एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ये बता दूं मैं आपको। फाइन। नाउ देयर इज एग्जांपल्स आई हैव गिवन। हैप्पी मैरिज, अब फिर से हैप्पीनेस तो एक ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है भाई, हैप्पी तो इंसान होगा। मैरिज कैसे खुश हो सकती है, ठीक है, मैरिज खुश नहीं हो सकती। ये हमने फ्रेजेस लगा रखे हैं, ये हम लोगों ने इसको यूज कर रखा है इस तरीके से कि अब जैसे लिखा है फिल्थी रिच। फिल्थी रिच का मतलब क्या होता है भाई, भयंकर अमीर एकदम, ठीक है, बहुत ही अमीर। वैसे फिल्थी का मतलब क्या होता है, वैसे फिल्थी का मतलब होता है बहुत ही शैबी, गंदा, ठीक है। तो अमीर गंदा अमीर कैसे हो सकता है, बोलते ना भाई बहुत गंदा मारा उसको। तो अब गंदा कैसे मारोगे आप? गंदा थोड़ी मारा जाता है, वो क्या होता है, उसको ग्लोरीफाई करा जाता है। फिल्थी रिच, बहुत ही अमीर है, सुपर रिच है। ओके, नाउ डीप साइलेंस, गहरी शांति। भाई गहरा तो कुआं हो सकता है, गहरी लेक हो सकती है, ठीक है, तो गहरी शांति कैसे हो सकती है, दिस डीप साइलेंस। सो डीप इज द एडजेक्टिव एंड साइलेंस इज द नाउन, बट ओवर हियर इट इज यूज्ड इन अ सेंस, इट इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। और क्लास 12 में हो, इसलिए इतना मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। 10वीं के बच्चे होते तो शायद मैं इतना डिटेल में नहीं बताता आपको ये, बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो एंड यू मस्ट लर्न अबाउट इट। नाउ वन मोर लास्ट एग्जाम्पल आई हैव रिटन एंड देन आवर वीडियो विल बी एंड।
द बिल्डर्स वर वर्किंग एट अ डिजी हाइट भाई, सर चकरा जाने वाली हाइट। अब आप बताओ, हाइट का सर चकरा सकता है क्या? नहीं चकरा सकता ना। डिजीनेस होती ना, सर घूम जाना, आंखों से आना, अंधेरा आ जाना। तो द बिल्डर्स जो काम कर रहे थे बहुत ही ऊंची हाइट पे काम कर रहे थे, तो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, हाइट को एग्जैजरेट करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए यहाँ पे डिजी वर्ड यूज करा गया है। एंड ये यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिटाइट है, देखो मैंने नीचे लिखा भी है, हाइट कांट लिटरली बी डिजी, दे हैव नो फीलिंग्स। ओके, डिजीनेस तो भाई ह्यूमन बींग्स का ट्रेट है, अगेन फिर से जो कैरेक्टर है। द ट्रांसफर्ड एपिटाइट इंटेंसिफाइज दी हाइट। तो जो ट्रांसफर्ड एपिटाइट है क्या कर रहा है, इसको इंटेंसिफाई कर रहा है, बड़ा चढ़ा के बता रहा है एकदम। तो आई थिंक शायद ये खत्म हो गया हमारा। यस, हाँ, थैंक यू आ गया। और ये रोड साइड स्टैंड की फोटो भी आ गई लास्ट में। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा इसके डाउट्स आपको। स्टिल यू पीपल हैव एनी इशूज, एनी डाउट, यू पीपल आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मी साइनिंग ऑफ, अपूर्व भटनागर।